राष्ट्रवादी के कद्दावर नेता क्या शरद पवार जी इस बात का जवाब देंगे कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के हेतु से महाराष्ट्र की भूमि पर आया था, उस अफजल खान की कब्र को ये पुलिस का संरक्षण दे रहे हैं? राम मंदिर के भूमि पूजन पर सवाल किसने उठाया? ये वही शरद पवार जी है जिन्होंने सवाल उठाया। अब जो राम मंदिर के भूमि पूजन पर सवाल उठाते हैं, अफजल खान की कब्र को पुलिस का संरक्षण देते हैं, क्या उनको नैतिक अधिकार है मुंह से हिंदू शब्द के उच्चारण का? इस बात का पहले वो जवाब दे। साथ साथ में महाराष्ट्र की सरकार को बार बार महंगाई महंगाई चिल्लाते हैं, क्या आपने एक पैसे की सहायता लोगों को की? नहीं की। महाराष्ट्र की सरकार पेट्रोल डीजल पर 29 रुपया टैक्स लगाती है और वहीं पर केंद्र सरकार 19 रुपये लगाती है। देश के अन्य प्रांतों की सरकारों ने टैक्स कम किया, महाराष्ट्र की सरकार क्यों नहीं अच्छी राहत देती? क्या कारण है? किसने आपको रोका? तो शरद पवार जी हिंदू शब्द का उच्चारण करने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं और महंगाई के लिए उनकी सरकार ने स्वयं कुछ भी नहीं किया, इसके लिए उस पर भी उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। केवल उनकी सरकार का दागी चेहरा छुपाने के लिए इस प्रकार की दलील देना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि बाबरी मस्जिद का पहले आपने मुद्दा उठाया, वो खत्म हो गया तो ज्ञानवापी का मुद्दा ला दिया, और ज्ञानवापी खत्म हो गया तो अब आप कुतुब मीनार के पीछे पड़ गए हैं। यानी कुल मिलाकर एक मुद्दा खत्म हो रहा है, आप दूसरा लेके आ जा रहे हैं। विषय देखिए, बाबरी का विषय ये 450 वर्षों का संघर्ष है। अब ये 450 वर्षों का संघर्ष शरद पवार जी कैसे मानेंगे? जिनकी ईश्वर पर आस्था है या नहीं है, इस पर ही लोग सवाल उठा रहे हैं, तो वे राम मंदिर और बाबरी के बारे में वे न बोले तो अधिक बेहतर है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश विकास के राह पर चल रहा है और जो इस प्रकार के जो मुद्दे आ रहे हैं, इन मुद्दों के बारे में मूल तक जाकर के उसको सोचना होगा और न्यायपालिका उसका निर्णय करेगी। अब जो विषय न्यायपालिका में है उस विषय पर बयानबाजी क्यों? पर यह बयानबाजी करके एक विशिष्ट संप्रदाय को वे खुश करने का क्या प्रयास नहीं कर रहे? क्या मकसद है उनका? उनका एक तौर पर साफ तौर पर यह भी कहना है कि सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे ममता बनर्जी हों या फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों, तीसरा फ्रंट बनाने की बात उन्होंने कही है कि अगर बीजेपी से आपको लड़ना है तो सभी पार्टियों को एक आना होगा। देखिए, बड़े अरसों से उनका प्रयास रहा है कि वे देश का प्रधानमंत्री पद उन्हें कभी ना कभी मिले। उनका प्रयास रहा है, हर एक का प्रयास होना चाहिए, हर एक की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए और उसमें कुछ गैर भी नहीं है। पर वर्तमान जिस प्रकार के हालात हैं और अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न केवल देश के नेता बल्कि विश्व के नेता के रूप में पूरे विश्व ने उनको स्वीकार किया है, तो ये उनके सपने, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही रह जाएंगे। सारे दल साथ आए न आए वो उनकी अपनी राजनीति है, पर साथ आने के बाद भी 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, यह सुनिश्चित है। एक उन्होंने आरोप और भी लगाया है कि महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार कभी बात ही नहीं करती। 8 साल होने आ गए हैं लेकिन उस मुद्दे पर आज तक ना तो पीएम मोदी ने बोला, ना उनके कोई नेता बोलते हैं। आप मंदिर मस्जिद करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं और इसी में आपकी राजनीति चलती है। देखिए, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो ऑयल के दाम कम अधिक होते हैं, उस हिसाब से देश में भी उसके दाम कम अधिक होते हैं। ये एक सिंपल सा अर्थशास्त्र है और वे भी इस अर्थशास्त्र को भली भांति जानते हैं। जब विश्व में युद्ध चल रहा है और ऐसे युद्ध के माहौल में स्वाभाविक रूप से उसका असर पूरे देश में नहीं बल्कि सारे विश्व में तेल के दामों पर उसका असर पड़ता है और वही असर हमारे भारत में भी दिख रहा है और उसके लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में राहत दी। उस बात को उन्हें स्वीकार करना होगा। पर एक तरफ केंद्र सरकार
पेट्रोल डीजल के दाम पर 2 बार राहत दे चुके हैं। महाराष्ट्र की सरकार 29 रुपए 1 लीटर के पीछे ले रही है टैक्स, क्यों नहीं कम करते? दूसरी ओर शराब के ठेके पर, शराब के टैक्स पर इनके पास समय है, किसी ने कोई मांग नहीं की। मांग किए बगैर वे शराब का टैक्स कम करते हैं। आपको किसने पूछा? और वो भी कौन सी शराब जो 10,000, 15,000, 20,000 महंगी शराब बिकती है, ब्लू लेबल, ब्लैक लेबल, उस पर। यानी जो गरीब के मोटरसाइकिल में डलने वाला जो पेट्रोल है उस पर तुम टैक्स कम नहीं करोगे, जो किसान के ट्रैक्टर में जो डीजल लगने वाला है उस पर तुम टैक्स नहीं कम करोगे, पर जो महलों में रहने वाले लोग हैं जो ब्लू लेबल पीते, ब्लैक लेबल पीते, इस पर तो शरद पवार जी की सरकार टैक्स कम करती है। तो ये किसके लिए सरकार है? सरकार का दायित्व होता है कि लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान की बात करे, उसके उत्कर्ष की बात करे, उसके विकास की बात करे। पर इसी प्रकार से गोल जिलेबी की तरह गोल गोल बातें, लोगों को भटकाने की बातें बार बार सरकार के नेताओं की ओर से आ रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आखिरी सवाल सर, कि शिवसेना भी इसी बात पे कहती है कि आप राज्यों को लूट रहे हैं, जीएसटी का हिस्सा दे नहीं रहे हैं, जीएसटी का आने वाले समय में हिस्सा जो है वो मिलने वाला भी नहीं है, और राज्य अगर पेट्रोल से अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे तो कहां से करेंगे? देखिए, यह दलील देना उनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि इस दलील के बाद उनके पास कुछ बचता नहीं है। जीएसटी का जो राज्य का हिस्सा है, इसके अतीत में भी राज्यों को मिला है, वर्तमान में भी मिल रहा है और आगे भी मिलने वाला है। पर ये सारी झुटलाने वाली बातें वे केवल और केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो लोगों को दिख रहा है, एक और केंद्र सरकार सहायता कर रही है और ये सरकार कोई मदद नहीं करी, महाराष्ट्र की सरकार। तो इस प्रकार की दलील देकर के वे अपने दागी चेहरे को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। ये उन्होंने पहली बार नहीं कहा, पहले भी कहा है, और ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला अगर करना है तो सभी को इकट्ठा होना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं, मुश्किल है। वो तो विभजनकारी विचारों से और भी देश में भी विभाजन कर रहे, विभाजन भी कर रहे, जातियों में कर रहे, धर्मों में कर रहे। तो ये सारा डर पैदा करके एक विशिष्ट समाज को इकट्ठा करना और फिर जीत लेना, बाकी हम लोग टुकड़े में बटे। तो टुकड़े में बटने वाले लोगों को समझ में आना चाहिए कि सभी लोग जैसे इकट्ठे आए तो फिर जाके तभी जाके उससे सामना कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल होगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कितने भी दल एक साथ आ जाएं, जीतेगी तो बीजेपी 2024 में। ये तो घमंड है। वो तो घमंड अपने बंगाल में देखा था, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, वही तो हुआ ना। कितना बताया था, पूरे 100% आ जाएंगे, ममता जी हार जाएगी, पार्टी उनकी हार जाएगी। क्या हुआ? दिल्ली में रहकर केजरीवाल को हराते नहीं है, हार नहीं सकते, हरा नहीं सकते। क्या बात करते हो आप? पंजाब में अभी बुरी तरह हार गए हैं। ये मत सोचो कि लोग नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं, इनको हराना है। लोगों को पर्याप्त होना चाहिए सामने, पर्याय सामने जब लोगों के सामने खड़ा होगा तो लोग आए कि लोगों को मालूम है इतना तंग कर दिया है। अभी ये जो जुमला चल रहा है वापस, ये भी जो जुमला है कि पेट्रोल के भाव बढ़ाकर कम करना, तो बढ़ाया कितने थे वो भी तो देखो, कहां से कहा है। और वो जो टैक्स है वो मनमोहन सिंह की सरकार जब थी वो कुछ कितने प्रतिशत था और आज 35% है। 12% कहा, 35% कहा। तो इन्होंने अंदर से पहले लूटा है ऑलरेडी, अब वो लूटा हुआ फिर थोड़ा सा कम कर दिया, बता देंगे। तो एक मेरे पास अभी समय नहीं तो मैं कहानी बताता, मस्त कहानी, किस तरह से राजा ने क्या था कि एक आदमी कहने लगा मैं रोटी बेचता हूँ, 5 रुपए में रोटी देता था, खाना देता था, तो नहीं परोड़ता मुझे, अभी गैस महंगा हो गया, ये महंगा, मैंने 10 रुपए कर दिया। तो लोग चिल्लाने लगे। तो उसने कहा कि क्या करूं, मैं नहीं कर सकता। तो लोग कंप्लेंट गए उसके पास, राजा के पास। जब लोग कंप्लेंट गई तो राजा ने बोला कौन है, उसको बुला लाओ। तो उसको बुला लाया, बोला सर क्या करूं, इतना महंगा है, 10 रुपये नहीं परवड़ता मुझे, मैं 10 रुपए में दे सकता हूं, उससे कम तो नहीं हो सकता। काम कर, कल से 30 रुपया कर। अब राजा ने कह दिया 30 रुपया कर, अब उसने 30 रुपया कर दिया। लोग और चिल्ला के राजा के पास गए। राजा ने बोला कौन है वो आदमी जिसने बढ़ाया भाव, लाओ उसको बुला लाओ। बुला लाते, क्या करता है तू, रोटी 30 रुपए में बेचता है, कल से 15 रुपए में बेच। लोग खुश,
₹15 कम कर दिया। वो 10 में बेचता तो 15 में बेच दिया। यही तो राज चल रहा है लेकिन ना। संभव होगा सभी दलों को एक साथ लाना? संभव तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी चीज असंभव नहीं है। दिल से अगर सोचे कि नहीं ये करना है, गोल तय कर लो। अगर गोल तय हुआ तो संभव है। मत भूलो जयप्रकाश नारायण जी की मूवमेंट। इस देश ने दिखाया था कि हम इनको पराजित कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर कि पवार साहब ने यह भी बयान दिया कि ज्ञानवापी का मुद्दा हो, कुतुब मीनार का मुद्दा हो, बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान करके अपना एजेंडा चलाना चाहती है। एजेंडा उनका वो नहीं, उससे भी आगे एजेंडा है उनका। वो एजेंडा ये है कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, आज भी हमारे कोई अर्थतज्ञ हैं जिन्होंने बता दिया कि सबसे बुरी बेरोजगारी की संख्या और हालत हिंदुस्तान में है। बोस करके उनका नाम है, मुझे लगता है उन्होंने आज ही बताया, आज की उनकी रिपोर्ट है। तो ये सारे चीजों से लोगों को अगर भटकाना है तो कैसे भटकाएंगे? ये तो हमारे महाराष्ट्र में कहावत थी कि धर्म या अपूची गोली है। अपू मतलब वो जैसे ही वो व्यंजन है जो नशा देती है, वो नशा है। तो जानते हैं उस नशा में लोग बह जाएंगे सब लोग। तो ये इसी को लेकर ये सारी विषयों से भटकाकर कैसे भटका सकते हैं? असफलता है ना, कैसे झांक सकते हैं? वो असफलता झांकने के लिए ये वह मुद्दा उठाने का। तो रोज नया करेंगे। अभी एक अयोध्या तो हो गया खत्म, अब क्या करें? अब कैसे लोगों को जागरूक करें? तो फिर क्या ज्ञानव्यापी, फिर क्या कुतुब मीनार। मैं तो कहता हूं अगर हिंदुस्तान पूरा देखोगे तो जितनी भी मस्जिदें होगी या कुछ भी होगा, ये तो सच है कि मुगलों ने हमला किया था पर मुगलों ने किया हुआ है। तो आज भी जम्मू कश्मीर में जाओगे, श्रीनगर में, तो कितनी जगह बताते हैं उत्खनन करो तो नीचे मंदिर मिलेगा। तो इसका कोई अंत ही नहीं होगा। इसलिए तो 1991 में कानून बना था ना, जो है वो उसी स्थिति में रहेगा। वो कानून तोड़कर ही कर रहे हैं। आप सोचो, कानून इनको पता नहीं है, बहुत होशियार है, माहिर है, सब मालूम है। तो लोग तो कहते हाजमे भी शिवजी है, तो कौन बोलेगा जाओ उधर भी उत्खनन करो? तो ये क्या, इससे क्या होगा? हिंदुस्तान की एक पहचान ही अलग है। ये किसी एक धर्म का देश नहीं है, यही तो उसकी पहचान है ना। हम जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो हमारा हिंदुत्व वंदनीय शिवसेना प्रमुख का हिंदुत्व है, और राष्ट्रीयत्व की बात करता है, राष्ट्र धर्म की बात करता है, इस मिट्टी पे प्यार करने वालों की बात करता है, इस मिट्टी के लिए कुर्बान होने वालों की बात करता है। वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, रास्ते पे आए तो हिंदुस्तानी बनकर रहे। यही तो शुक्रिया बात करने के लिए सर। कैमरामैन सालवे के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई।